मित्रों नमस्कार। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और कोरोना का ये सब महामारी का संकट जब विकराल से और आगे विकराल रूप लेता जा रहा है, ऐसे समय में सिर्फ ये महामारी ही नहीं, हमारे समाज के दूसरे सारे संकट भी अपने चरम रूप में जैसे फट पड़ने को व्याकुल हो रहे हैं। जो कहा जाता है कि जीवन में मुसीबत अकेली नहीं आती है, वो अपने साथ अन्य तमाम मुसीबतों को लेकर के आती है। जिन रोगों को हम सामान्य तौर पर दबा करके रखते हैं किसी प्रकार से, वे ही जब किसी बड़े संकट में या किसी बड़े रोग की चपेट में आने पर स्थिति को और भी गंभीर और जटिल बना देते हैं। रोगी के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। कोरोना के बारे में ही कहा जाता है कि कोरोना उन रोगियों को ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित करता है जिनके पहले से कुछ बड़ी बीमारियां चली आ रही है। तो वही स्थिति हमारे भारत की है। भारत में पिछले 6 वर्षों से खास तौर पर जिन तमाम चीज़ों को पाला गया है अंदर ही अंदर, जो तमाम प्रकार का पिछड़ापन हमारे समाज के अंदर सांप्रदायिकता का जहर जिस प्रकार से बोया गया, जिस प्रकार से एक मूर्खतापूर्ण आर्थिक नीति के जरिए हमारे अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारा गया, वे सारे संकट जो है, वे सारी बुराइयां अब कोरोना के इस चरण में आकर के क्रमशः अपने चरम पर जाती हुई दिखाई दे रही है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। आज जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों सारी दुनिया से भारत के बारे में जो प्रतिक्रियाएं सुनने को देखने को मिल रही है, उसकी पहले कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। हमारा देश निश्चित तौर पर एक बहुत विकसित देश नहीं था, एक गरीब देश था जिसने विकास के पथ पर अपने को आगे बढ़ाया और एक समय में दुनिया की सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसे स्वीकृति भी मिली। किंतु फिर भी हमारी कुछ अपनी ऐसी खूबियाँ थी जिसकी वजह से भारत का नाम सब जगह काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता था। हमारे विविधता में एकता, इस वैविध्यपूर्ण जो हमारे जो समृद्धि है जो नाना प्रकार की, इसको जिस तरीके से पिछले तमाम वर्षों में हमारे यहाँ पाल करके रखा गया था, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण था। लेकिन इन 6 वर्षों में इन मोदी जी के शासन ने न सिर्फ आर्थिक तौर पर ही हमें दरिद्र किया, न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया, बल्कि सांस्कृतिक तौर पर, आत्मिक स्तर पर भी हमें चरम दरिद्र बना दिया है। आज दुनिया के देश, हम न सिर्फ भूखे देशों की कतार में ही है, बल्कि सबसे खतरनाक और जिन देशों में सब तमाम प्रकार की दूसरी सामाजिक बुराइयां पाई जाती है, उन सबसे अधिक बुरे रूप में जिन देशों में इन बुराइयों को देखा जाता है, उन देशों की कतार में भारत को शामिल किया जाने लगा है। जिस समय 2002 का गोधरा कांड, बाबरी मस्जिद, उसके पहले बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के बावजूद दुनिया के पैमाने पर सोचा जा रहा था कि यह एक ठीक है, सत्ता पर आने की होड़ में
कुछ ताकतें इस प्रकार की गलत नीतियों पर चल रही है, लेकिन भारत का ये रास्ता नहीं है। और यह भी उम्मीद की जाती थी कि ये ताकतें भी यदि सत्ता पर आएगी तो निश्चित तौर पर भारत के हित में ही वे अपने इस रास्ते को छोड़ने के लिए मजबूर होगी। और इसीलिए एक उम्मीद चारों तरफ बंधी हुई थी। लेकिन आज क्या है? आज की स्थिति ये है कि जो संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें जो हमेशा इन तमाम वर्षों में भारत के साथ रहा, इस्लामिक देशों के ऑर्गेनाइजेशन में जिन इस्लामिक देशों ने भारत का साथ दिया पिछले दिनों, आज उन सब देशों से भारत की वास्तविकता के बारे में बहुत ही विपरीत, बहुत ही तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियां की जा रही है। यूएई की एक राजकुमारी हिंद अल कासिमी, उन्होंने तो पहले ट्वीट किया था और उसके बाद बाकायदा एक लेख लिख करके कहा है कि हम दुनिया के पैमाने पर हम मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, गांधी जैसे नायकों की कल्पना करते हैं, किसी हिटलर के उदय की नहीं। भारत में उन्हें हिटलर दिखाई देता है और वे कहते हैं कि यह जो है, इसने पूरे अरब विश्व को परेशान कर दिया है। भारत में जो कुछ हो रहा है, जिस भारत के प्रति आशा भरी निगाहों से हम तमाम लोग देख रहे थे, इधर के घटनाक्रम ने उसके प्रति हमें बहुत ही निराश किया है। वे कहती है अपने लेख में कि नाजीवाद एक दिन में पैदा नहीं हुआ। जब उसके जीवाणु फैलने लग गए तो लोगों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और देखा गया कि वे पूरे समाज को, पूरे जर्मनी को जो है उसने अपने दायरे में ले लिया। लोगों ने चूंकि उस ओर ध्यान नहीं दिया, तो ये खामोशी का लाभ उठा करके इस प्रकार की ताकतें बढ़ती है और इसका अंतिम परिणाम पूरे विश्व को चुकाना पड़ता है। इसीलिए वे कहती है कि भारत में जो भारत सरकार से जिस बात की उम्मीद की जाती थी, वो उन पैमानों पर पूरी तरीके से विफल है। हर चीज में उनका एक प्रकार का दोहरापन सामने आता है और खास तौर पर उन्होंने उन लोगों पर भी बहुत तीखा हमला किया जो इसी संघ परिवार के प्रभाव में आकर यूएई में बैठकर सांप्रदायिक घृणा का प्रचार करने में से बाज नहीं आते। हालांकि वहाँ की सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं ऐसे तत्वों के विरुद्ध में, किंतु इससे उनके अंदर ये गहरी आशंका तो पैदा हुई है कि कौन सी ताकतें हैं जिनमें इतना दुस्साहस है, जो इस प्रकार सारी दुनिया में एक प्रकार का मुसलमान विरोधी, इस्लाम विरोधी प्रचार को नेतृत्व देने की तरफ जैसे कि बढ़ रहे हैं, देना चाहते हैं। ये इसी प्रकार की बात जो है अमेरिका के कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम, उसने भी फिर से कही है। पहले भी वो इस बात को कह चुका था और अब फिर कहा है उन्होंने कि, और उन्होंने भारत को उन देशों के समकक्ष रख दिया है जिनमें खास तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के उनकी हमेशा चिंता बनी रहती है। उन देशों में
पाकिस्तान है, सऊदी अरबिया, सीरिया, ईरान, उन देशों में उन्होंने भारत को भी शामिल कर दिया है और कहा है कि ये जो है ये खास टेंडेंसी भारत में जो दिखाई दे रही है, ये नरेंद्र मोदी के काल से ही सबसे प्रबल रूप में सामने आ रही है। खुद सरकार की ओर से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो स्थिति है वो कहते हैं कि, और ख़ास तौर पर उन्होंने 2019 में नरेंद्र मोदी की वापसी के संदर्भ में कहा कि इन्होंने संसद में अपनी शक्ति, बढ़ी हुई शक्ति को मान लिया कि वे यहाँ पर धार्मिक झगड़े पैदा करने का अधिकार लेकर के आ गए हैं। और सब ने, उन्होंने खास तौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रसंग में भी कहा कि जिस तरह से मुसलमानों को अलग करके एक कानून जिस तरह से बनाया गया वो भारत के लिए बहुत शर्मनाक है। और इसीलिए वे, और कश्मीर का मुद्दा तो जीवंत है ही, वो तो हमेशा चर्चा में ही रहता है। इसी प्रकार अभी एक इंटरनेशनल जूरिस्ट कमीशन, जिसमें सारी दुनिया के तकरीबन 100 के करीब बड़े बड़े जज, अटर्नी जनरल्स, ये सब शामिल है, उन्होंने भी इसी प्रकार की भारत की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। तो ये जो परिस्थिति है ये कहाँ ले जाएगी चीज़ों को। और हम देख रहे हैं कि जो आर्थिक स्थिति हो गई है, हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक में हमारे मोदी जी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर के किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम कल्पना के बाहर है ये। 2 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आज ही केरल सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान पर रोक लगा दी है। और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। सारे भारत के सारे राज्य इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि कोरोना के इस संकट के काल में उन्हें जिस प्रकार की मदद की केंद्र सरकार से उम्मीद थी वह तो मिलना बहुत दूर की बात। जो जीएसटी वगैरह के खाते में जो उनका पहले से पावना पड़ा हुआ है, उसका भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। और सभी राज्यों पर डंडा चलाने की कोशिश हो रही है, सिर्फ उनकी इस आर्थिक कमजोरी का लाभ उठाकर। ये जो परिस्थिति है कि जो कि मैंने पहले ही कहा कि हम आर्थिक तौर पर दरिद्र हुए, सांस्कृतिक तौर पर इस पूरे काल में दरिद्र हुए, और सारी दुनिया में हमारी इज्जत आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ऐसे समय में हालांकि अभी मोदी जी ने ईद के मौके पर एक विशेष रूप से एक संदेश दिया, जिसमें कहा कि बहुत मन से आप सब प्रार्थना कीजिए और ताकि ये कोरोना से हम मुक्ति पा सकें। यहाँ तक कि इधर में जब से दुनिया के देशों में कुछ भारत की सामाजिक स्थिति पर कुछ खलबली मची है, तब आरएसएस की ओर से भी कुछ इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों को इस प्रकार से अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। लेकिन ये बयान जो है, नेताओं के बयान और नीचे के स्तर पर जो कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2 एमएलए, एक कह रहा है कि
सब्जी, मुसलमान सब्जी वाले से सब्जी मत खरीदिए। दूसरा कह रहा है कि अलीगढ़ के अस्पताल में से ही अपना कोरोना सब जगह फैला है, मुसलमान डॉक्टरों ने फैलाया है, और इस प्रकार की बातों के बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं। ये जो इनका जो रवैया जो है, ये खास आरएसएस का चरित्र है। दरअसल जो भी आरएसएस के इतिहास से परिचित है वो जानता है इस बात को कि मुस्लिम विरोध, गांधी जी का विरोध, ये कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे आरएसएस के खास चरित्र की पहचान होती है। अगर कोई सच्चा संगी है तो उसके अंदर गांधी जी के प्रति बहुत गहरी घृणा होनी पड़ेगी। मुसलमानों के प्रति तो खैर ऐसी नफरत होनी पड़ेगी कि जिससे कि जैसे वे नागरिक नहीं है, उनको ख़त्म कर दिया जाना उसके जीवन का परम उद्देश्य होगा। कहते हैं कि ये जो इसके जो परिणाम हो रहे हैं आज दुनिया देख रही है, आज हम देख रहे हैं। और जिस समय भारत अब ये कह रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसी समय तमाम आंकड़े आ रहे हैं कि जीडीपी में विकास की दर 0% रहेगी। तो अर्थव्यवस्था की चिंता की जरूरत नहीं है। सारे देश में जगह जगह मजदूर अटके हुए पड़े हैं, वे अपने घर भागना चाहते हैं, किसी तरीके से जा करके अपने घरों में पहुंचकर 2 जून की रोटी खा करके जीवन जीना चाहते हैं। ऐसी गरीबी, ऐसी दुर्दशा, और ये कहते हैं अर्थव्यवस्था की लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक खास प्रकार का ऐसा दिमाग है जो कभी सही तरीके से सोच नहीं पाता है, जिसके पास कोई योजना नहीं है, बस सिर्फ एक एजेंडा कि जनता को विभाजित करके रखो, उसे पागल बना दो, सांप्रदायिक घृणा से उसे इस कदर भर दो कि उसे और कुछ दिखाई न दे, और चुनाव के मौके पर उसे बरगला कर किसी प्रकार से वोट हासिल कर लो। और इसका हश्र क्या होगा आज हम देख रहे हैं। कोरोना का ये संकट, इस संकट ने एक साथ सारी चीज़ों को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वगैरह की बात तो बहुत दूर की हो गई है। अब तो यह है कि किसी तरीके से कैसे ये शटडाउन खोले, ये जो लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि इसे करना तो आसान था लेकिन इसे खोलने का कोई आधार नहीं है। किन मानदंडों पर आप खोलेंगे, ये बहुत चिंता की बात है। और ख़ास तौर पर अब जब हर दिन तकरीबन 2000 की संख्या में रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उस समय में इसे खोलना और भी कहीं किसी प्रकार से तार्किक नज़र नहीं आता। इसका एकमात्र तर्क हो सकता है आर्थिक कारण। और जब मोदी जी कहते हैं कि आर्थिक कारण कोई चिंता की चीज़ नहीं है, तब तो और आश्चर्य होता है कि तब फिर खोलने की ज़रूरत क्या है, तब इसे खींचते रहिए। लेकिन यह सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इससे पता चलता है कि इनके पास इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, इस देश को एकजुट रखने के बारे में कोई कार्यक्रम नहीं है। ये ताली बजा के मोमबत्ती जलाकर अगर समझते हैं कि हमारी एकता मजबूत हो जाएगी, तो यह बहुत ही पिछड़ा हुआ और बिल्कुल एक इवेंट सेंट्रिक सोच है। और इस प्रकार के इवेंट आते जाते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र का निर्माण इनसे नहीं होता है। हम आज इस वार्ता के जरिए सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि तत्काल वे तमाम तत्व
जो हमारे समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। न कि आज अभी जो अमित शाह कर रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए, कि जिन लोगों ने वहाँ नागरिकता कानून के विरुद्ध आंदोलन किया, उनमें चुन चुन करके जो मुस्लिम लड़के हैं, कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, और इस पर कई लोगों ने बयान भी दिए हैं। हमारे कहने का मतलब है कि यह करके अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया इस बात इन चीज़ों को नहीं देख रही है, तो ये बहुत ही बड़ा वहम है। इतना बेवकूफ़ दुनिया को नहीं समझना चाहिए। सब समझ रहे हैं कि आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। इस रास्ते को बदलिए, और बिना बदले आप तो खैर है, कब तक, जब तक रहेंगे, लेकिन हमारे इस देश को इतना गहरा नुकसान आप पहुंचा देंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज ज़रूरत है चारों ओर से इनकी इस विभाजनकारी नीति के विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए, और इस देश की एकता की आंतरिक तौर पर जो है इच्छा को जाहिर करते हुए सारे काम देश को एकजुट बनाए रखने की दिशा में किए जाने चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।